हेलो एवरीवन, इट्स अ सेकंड लेक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम बेसिकली पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन और बर्थ कंट्रोल के मेथड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पॉपुलेशन बढ़ने का रीज़न क्या है, यानी कि इतनी जल्दी पॉपुलेशन कैसे इतनी इंक्रीज़ हो गई। ठीक है, तो उसका आपको आंसर दिया गया है कि लास्ट सेंचुरी के टाइम पे अलग अलग फील्ड्स में डेवलपमेंट हुई, जिससे क्या हुआ, जो आपकी लाइफ की क्वालिटी थी उसमें इम्प्रूवमेंट आई। ठीक है, आपको बेटर हेल्थ केयर मिला पहले के कंपैरिजन में। ठीक है, जो आपके लिविंग स्टैंडर्ड्स थे वो क्या हुए, इम्प्रूव हो गए। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है, जो आपकी डेथ रेट थी वो कम हो गई और जो आपकी सर्वाइवल रेट थी वो क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई। तो ओवरऑल क्या हुआ, पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन हुआ, यानी कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रोथ कर गई। ठीक है, अब आपको पॉपुलेशन का ये डाटा लर्न करना है। ये आपके एनसीईआरटी में गिवन है, वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, पहले हम वर्ल्ड की बात करेंगे, उसके बाद हम अलग से इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में कितनी ग्रोथ हुई है। ठीक है, आपको ईयर दी गई है, साथ में आपको पॉपुलेशन भी दी गई है। ठीक है, 1900 के अंदर जो टोटल पॉपुलेशन थी वर्ल्ड की वो 2 बिलियन थी। ठीक है, यानी 2000 मिलियन थी। देन 2000 में 6 बिलियन हो गई और 2011 में जब सेंसस हुआ था, सेंसस बेसिकली क्या होता है, जनगणना। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन काउंट। ठीक है, 2011 में क्या हुआ, 7.2 बिलियन आपकी टोटल पॉपुलेशन हो गई। ठीक है, अब ये नीट का फैक्टर जो आपको दिया गया है, 1900 से लेके 2011 तक जो पॉपुलेशन में जो इंक्रीज़ आया वो 3.6 टाइम्स आया। ठीक है, यानी कि 3.6 टाइम्स जो पॉपुलेशन थी वो ज़्यादा जल्दी ग्रो कर गई। ठीक है, अब ये तो हमने देखा पूरे वर्ल्ड में क्या सीन था पॉपुलेशन का। अब हम देखते हैं इंडिपेंडेंटली इंडिया में क्या सीन था। ठीक है, इंडिपेंडेंस के टाइम पे अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियंस पॉपुलेशन थी किसकी, इंडिया की। ठीक है, 2000 तक आते आते क्लोज हो गई 1 बिलियन के। ठीक है, हमने देखा था 2000 में जो ओवरऑल वर्ल्ड था उसकी 6 बिलियन पॉपुलेशन थी, जिनमें से अकेला 1 बिलियन किसकी थी, इंडिया की थी। ठीक है, देन 2011 में आते आते जो पॉपुलेशन थी वो क्रॉस कर गई 1.2 बिलियन। आप देख सकते हैं इंडिया में कितनी जल्दी जो पॉपुलेशन थी वो ग्रोथ कर गई। ठीक है, अब पॉपुलेशन के ग्रोथ के क्या क्या रीज़न थे, अब आइए हम उन रीज़न्स को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेथ रेट में डिक्लाइन होना। क्यों, क्योंकि पहले देखिए जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ थी वो ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, बाद में क्या हुआ, आपको अच्छी अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो डेथ रेट थी वो कम हो गई। ठीक है, तो डिक्लाइन इन डेथ रेट। उसके अलावा रैपिड डिक्लाइन इन मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो मदर थी उसकी डेथ रेट में भी क्या हुआ, डिक्लाइन हुआ, यानी कि वो भी डिक्रीज़ हो गई। फ्यूअर मदर्स डाई ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, यानी कि बेबी को बर्थ देते टाइम, यानी कि प्रेगनेंसी के टाइम पे, पार्चुरेशन के टाइम पे बहुत ही कम मदर्स थी जिनकी डेथ हुई। पहले ज़्यादा हो जाती थी, अब की बार क्या हुआ, बहुत कम डेथ रेट हो गई। ठीक है, उसके अलावा जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यानी कि जो IMR है, उसमें भी रैपिड डिक्लाइन देखने को मिला, यानी कि पहले के कंपैरिजन में अब ज़्यादा इन्फेंट्स क्या करने लगे, सर्वाइव करने लगे। ठीक है, ये सारा किसकी वजह से हुआ था, अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की वजह से हुआ था। ठीक है, देन फोर्थ रीज़न है रिप्रोडक्टिव एज की जो पॉपुलेशन थी उसमें इंक्रीज़ आया। ठीक है, तो ज़्यादा इंडिविजुअल कैपेबल हो गए किसके, रिप्रोडक्शन के। ठीक है, तो ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से जो पॉपुलेशन थी इतनी ग्रो कर गई। ठीक है, तो इस वजह से क्या हुआ, बर्थ रेट हाई रही किसके कंपैरिजन में, डेथ रेट के कंपैरिजन में। ऑब्वियस सी बात है, जिस कंट्री में अगर बर्थ रेट ज़्यादा होगी डेथ रेट के कंपैरिजन में, तो वहाँ पे पॉपुलेशन का एक्सप्लोजन होएगा ही। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ डेफिनेशन दी गई है, वो पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है MMR, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की। ये क्या होता है, नंबर ऑफ मदर्स डाइंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ। प्रेगनेंसी या फिर चाइल्ड बर्थ के टाइम पे कितनी मदर्स की डेथ हो रही है, यानी कि डेथ रेट होती है। ठीक है, देन इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट,
यानी कि 1 साल से छोटे छोटे कितने बच्चे हैं जो जिंदा रह रहे हैं, ठीक है। आई एम सॉरी, हम मोर्टेलिटी रेट की बात कर रहे हैं ना, तो 1 साल से पहले पहले के कितने बच्चे हैं जिनकी डेथ हो रही है, यानी कि जो मर रहे हैं। नंबर ऑफ़ इन्फेंट्स डाइंग बिफोर कंप्लीटिंग 1 ईयर ऑफ एज, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। अब RCH का जो प्रोग्राम था, हमने देखा था रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, उसने क्या रोल निभाया इसमें अपना, ठीक है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम जो था उसने हेल्प की पॉपुलेशन को रिड्यूस करने में, ठीक है। लेकिन जो ये रिडक्शन था ये मार्जिनल था, ठीक है। सेंसस 2011 यानी कि पॉपुलेशन काउंट 2011 के टाइम पे, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज, जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट थी वो 2% से कम थी, यानी कि 20/1000 पीपल पर ईयर, ठीक है। यानी कि पर 1000 लोगों पे सिर्फ 20 लोग ही ऐसे थे जो कि क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे, ठीक है। देन वाई इज़ हाई पॉपुलेशन ग्रोथ डेंजरस, जो हाई पॉपुलेशन है उसकी ग्रोथ डेंजरस क्यों है, मतलब ज़्यादा ग्रोथ होना पॉपुलेशन की अच्छी बात क्यों नहीं है। देखिए ऑब्वियस ही बात है, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी तो जो आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी आपको शॉर्टेज होने लगेगी, ठीक है। जो आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे आपका फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग होगी, ठीक है, इन सारी चीज़ों में क्या है, आपको शॉर्टेज देखने को मिलेगी, ठीक है। हालांकि इन सारी चीज़ों की प्रोडक्शन तो इंक्रीज़ हो गई, लेकिन जो पॉपुलेशन है वो उसके मामले में भी क्या है, उसके कंपैरिजन में और भी ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, जो पॉपुलेशन थी वो ग्रो कर गई, ठीक है। तो अब इन्हीं चीज़ों को बचाने के लिए, यानी कि आपको शॉर्टेज ना हो बेसिक नेसेसिटीज़ की, और पॉपुलेशन की ग्रोथ को रोकने के लिए जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, उसने कुछ मेज़र्स लिए थे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब आइए वो देखते हैं कौन कौन से मेज़र्स लिए थे गवर्नमेंट ने। फर्स्ट था मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, क्या करना, स्मॉल फैमिली नॉर्म को प्रमोट करना, ठीक है। किसकी हेल्प से, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की हेल्प से, ठीक है। यानी कि सबको अवेयर किया गया था, इसमें यहाँ पे अलग अलग कैंपेन्स लगाए गए थे और सबको अवेयर किया गया था कि जो स्मॉल फैमिली है उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, ठीक है। उसके अलावा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, मैंने आपको बताया था कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में भी क्या है, लोगों को अवेयर किया गया था, ठीक है। अवेयरनेस कैसे फैलाई गई थी, टेलीविज़न की हेल्प से, न्यूज़पेपर्स की हेल्प से, पोस्टर्स लगाए गए थे, बिल्स, एडवर्टीजमेंट्स, इन सब की हेल्प से क्या है, अवेयरनेस फैलाई गई थी। इसका ओवरऑल पर्पज़ क्या था, इनकरेज पीपल टू एडॉप्ट स्मॉल फैमिली नॉर्म, की जो लोग हैं वो स्मॉल फैमिली नॉर्म को क्या कर लें, एडॉप्ट कर लें। इसके अलावा एक स्लोगन और था जो गवर्नमेंट ने दिया था, हम दो हमारे दो, मीनिंग वी टू आर टू, यानी कि अगर एक कपल है तो उसके 2 ही बेबीज़ होने चाहिए, जिससे क्या होगा, जो ग्रोथ रेट होगी वो 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि जो ग्रोथ रेट है वो स्टेबल हो जाएगी एक ही जगह पे। ये जो आपसे क्वेश्चन है ये बार बार पूछा जाता है कि कौन सा स्लोगन था जो दिया गया था, तो आपको पता होना चाहिए, हम दो हमारे दो, ठीक है। देन 1 चाइल्ड नॉर्म, ये कंपलसरी नॉर्म नहीं था, ये बस आपके NCERT में मेंशन है। इसमें ये था, कुछ यंग कपल्स थे, कुछ अर्बन कपल्स थे और कुछ वर्किंग कपल्स थे जिन्होंने क्या किया था, 1 चाइल्ड नॉर्म को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है। आप देखिए, आप लिखा भी गया है नीचे, ऑल्दो दिस इज़ नॉट कंपल्सरी इट इज़ मैंशन्ड बाय NCERT, NCERT में भी मेंशन है कि ये कंपल्सरी नहीं था, ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने कौन कौन से मेजर्स लिए थे पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। फर्स्ट था इंक्रीज़ इन मैरिजेबल एज, जो आपकी मैरिज की एज है उसमें इंक्रीज़ कर देना। आपने पहले के ज़माने में देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों की शादियां कर दी जाती थी, है ना। तो छोटे छोटे क्या है, उनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती थी, उनको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती थी, पॉपुलेशन बढ़ती रहती थी, ठीक है। अब इसमें क्या था, अगर मैरिजेबल एज को बढ़ाया जाएगा तो
लेट मैरिज होगी, लेट प्रेगनेंसी होगी, जो बर्थ रेट है वो भी क्या है, रिड्यूस हो जाएगा। ये किसकी सोच थी, ये गवर्नमेंट की सोच थी। इसी के चलते इन्होंने क्या किया था, जो फीमेल की एज थी उसको बढ़ाकर 18 ईयर्स कर दिया था, जो मैरिजेबल एज थी। जो मेल्स की एज थी उसको बढ़ाकर 21 साल कर दिया था, यानी 21 ईयर्स। ठीक है। उसके अलावा गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इंसेंटिव्स टू कपल हैविंग, गवर्नमेंट ने इंसेंटिव्स प्रोवाइड करे ऐसे कपल्स को जिनकी स्मॉल फैमिलीज थी, जिससे ओवरऑल क्या हुआ था, जिसका पर्पस था कि एनकरेज फैमिली प्लानिंग को एनकरेज करना। ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का क्या काम था, अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। ठीक है। लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में बेसिकली अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है। यहाँ से एज सच कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछे जाते, जो मैं आपको बता रही हूँ बस वही पूछे जाते हैं। बस ये नॉर्मल सी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। अब आता है एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है। देखिए, जो कॉन्ट्रासेप्शन है मैंने आपको बताया था, बेसिकली प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना ही क्या है, कॉन्ट्रासेप्शन कहलाते हैं। और जो मेथड्स इसमें यूज़ किए जाते हैं उन्हीं को बोलते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। ठीक है। अब एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम किसको बोलेंगे, जो कि यूज़र फ्रेंडली हो, यानी कि उसको ईज़िली कोई भी यूज़ कर सके, है ना। देन ईज़िली अवेलेबल हो, वो हर जगह है, यानी कि हर गली मोहल्ले में मेडिकल स्टोर पे ईज़िली मिल सके। ठीक है। इफ़ेक्टिव यानी कि सक्सेस रेट उसका हाई होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए। ठीक है। रिवर्सिबल यानी कि सपोज़ आप इस टाइम पे कोई बेबी नहीं चाहते हैं, ठीक है, आपने उस टाइम पे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ कर लिया और सपोज़ 1-2 साल बाद या आपका मन किया कि यू वांट बेबी, तो आप उस टाइम पे मीन्स बिना किसी प्रॉब्लम के दोबारा से कंसीव कर सके। ठीक है। तो रिवर्सिबिलिटी होनी चाहिए। फर्टिलिटी शुड रिटर्न आफ्टर स्टॉपिंग कॉन्ट्रासेप्शन, यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन स्टॉप होने के बाद क्या है, दोबारा से फर्टिलिटी रिटर्न हो सके। ठीक है। इसके कम से कम साइड इफ़ेक्ट होने चाहिए या फिर होने ही नहीं चाहिए। ठीक है। शुड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल इफ़ेक्ट्स, इसके कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं होने चाहिए। उसके अलावा जो आपकी सेक्सुअल डिराइव है, जो आपकी सेक्सुअल डिज़ायर है, जो एक्ट है आपका, उसके साथ भी क्या है, कोई इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब हम बेसिकली पढ़ते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में डिटेल में, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है इसकी डेफिनेशन। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होते हैं, ये ऐसे मेथड्स या फिर ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो कि कंसेप्शन यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, बेसिकली अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। ठीक है। अगर आप बेबीज़ के बीच में स्पेस चाहते हैं, यानी कि आपका एक बेबी हो गया, आप चाहते हैं कि जो दूसरा बेबी है वो थोड़े टाइम के बाद हो। ठीक है। तो स्पेसिंग के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। देन पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए भी आप इनका यूज़ कर सकते हैं, और बेटर फैमिली प्लानिंग के लिए भी क्या है, इनका यूज़ कर सकते हैं। तो ये 4 क्या हो गए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऑब्जेक्टिव्स हो गए। ठीक है। अब कैटेगरीज हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की, देख लेते हैं आइए एक बार। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स फर्स्ट होते हैं नेचुरल, या फिर जिनको हम ट्रेडिशनल मेथड्स बोलते हैं। इनके अंदर 3 चीज़ें आती हैं, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, देन विड्रॉल मेथड जिसे हम बोलते हैं यानी कि कोइटस इंटरप्टस, देन तीसरा होता है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये 3 किसके टाइप्स हैं, नेचुरल या फिर ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के। ठीक है। देन दूसरा टाइप आता है बैरियर मेथड्स, यानी कि कुछ ना कुछ बैरियर होएगा यहाँ पे जो कि क्या करेगा, स्पर्म और ओवम की फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है। तो वो बैरियर मेथड्स कौन कौन से हैं, कॉन्डम्स, डायफ्राम्स, सर्विकल कैप्स एंड वॉल्स। ठीक है। देन थर्ड टाइप आता है आईयूडीज़, यानी कि इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, इनको बेसिकली यूटेरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ठीक है। इसमें भी आपके 3 टाइप्स आती हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग एंड हार्मोन रिलीजिंग। ठीक है। देन ऑरल पिल्स आती हैं, देन कुछ इंजेक्टेबल्स और इम्प्लांट्स आते हैं, और लास्ट में आते हैं आपके सर्जिकल मेथड्स। तो हम इन्हीं सारे मेथड्स की बात करने वाले हैं। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं कौन कौन से मेथड्स।
फर्स्ट नेचुरल मेथड जिसके अंदर 3 आते हैं, पीरियोडिक एब्सिस्टेंस, विड्रॉल मेथड, लैक्टेशनल एमेनोरिया। देन बैरियर मेथड आता है जिसके अंदर कॉन्डम्स, डायफ्राम, सर्विकल कैप्स और वॉल्स आते हैं। देन आईयूडीज जिनके अंदर क्या है, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग आते हैं। देन फोर्थ होता है ओरल पिल्स, देन इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स, और सबसे लास्ट में आता है सर्जिकल मेथड्स, जो कि कैसा है, जो सर्जिकल मेथड है ये परमानेंट मेथड है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट के साथ। फर्स्ट है नेचुरल मेथड। नेचुरल मेथड में बेसिकली क्या किया जाता है, ओवम और स्पर्म की मेटिंग को रोका जाता है। ठीक है, यहाँ पे ना तो किसी मेडिसिन का यूज़ होता, ना किसी डिवाइसेस का यूज़ होता। इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो भी बड़े कम हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, जो फेलियर रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई है, यानी कि यहाँ पे कंसेप्शन हो सकती है, यानी कि प्रेगनेंसी के चांसेस यहाँ पे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से 3 टाइप्स थे, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, विड्रॉल मेथड और लैक्टेशनल एमेनोरिया। हम स्टार्ट करें पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है कि जब आपका फर्टाइल पीरियड होता है उसके दौरान इंटरकोर्स को अवॉइड करना। फर्टाइल पीरियड कौन सा होता है, देखिए जो ओव्यूलेशन है वो 14th डे पे होता है। ठीक है, अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही 14 डे पे हो, ऐसा हो सकता है 1-2 दिन आगे हो सकते हैं, 1-2 दिन बाद में हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो आपका बीच का 1 सप्ताह होता है, डे 10 से लेके डे 17 तक की आपका फर्टाइल पीरियड है, यानी कि अगर इस टाइम पे कोइटस होगा, इस टाइम पे अगर इंटरकोर्स किया जाएगा तो प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं वो हाई होते हैं। ठीक है, अब पीरियोडिक एब्स्टिनेंस में बस ये किया जाता है कि जो फर्टाइल पीरियड है उसमें अवॉइड किया जाए इंटरकोर्स को। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो फर्टिलाइजेशन के चांसेस हैं वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा, जो आपकी कंसेप्शन, जो आपकी प्रेगनेंसी है वो भी क्या है, डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अभी आपको डेज़ पता होनी चाहिए, 10 to 17 डेज़ को माना गया है फर्टाइल पीरियड। ठीक है, अब है दूसरा मेथड जिसको हम बोलते हैं विड्रॉल मेथड, कोइटस इंटरप्टस इसे बोलते हैं। इसमें क्या है, सपोज़ इंटरकोर्स के टाइम पे अगर मेल पार्टनर विड्रॉ कर ले पेनिस को, कम इजैकुलेशन से पहले। ठीक है, ऑब्वियसली मेल्स को पता लग ही जाता है कि इजैकुलेशन किस टाइम पे होने वाला होता है। ठीक है, तो जब उन्हें ऐसा फील हो कि इजैकुलेशन होने वाला है, उससे पहले अगर वो पेनिस को विड्रॉ कर लें, ठीक है, यानी कि जो सीमन है वो फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में डिपॉजिट नहीं हुआ, अगर नहीं हुआ तो कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होएगी, कोई मीटस नहीं होएगा। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होएगी। लेकिन इसका ड्रॉबैक है, अगर एक्सीडेंटली सीमन रिलीज़ हो गया तो उस टाइम पे क्या है, हाई फेलियर रेट होते हैं। ठीक है, यानी कि कंसेप्शन हो सकती है। देन थर्ड मेथड ये है लैक्टेशनल एमेनोरिया। आपको पता है चाइल्ड बर्थ के बाद जो 6 मंथ्स होते हैं वो बेसिकली आपका लैक्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, अब उस लैक्टेशन पीरियड में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, कोई एग वगैरह रिलीज़ नहीं हो रहा होता। ठीक है, उस टाइम पे प्रेगनेंसी के कोई चांसेस नहीं होते। ठीक है, देखिए चाइल्ड बर्थ के बाद जो टाइम पीरियड होता है वहाँ पे मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है, इस पीरियड में कोई ओव्यूलेशन नहीं होता। ठीक है, तो प्रेगनेंसी क्या है, नेचुरली प्रिवेंट हो जाती है, अगर आप इंटरकोर्स भी करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, इसका जो मैक्सिमम टाइम है वो 6 मंथ्स का होता है आफ्टर डिलीवरी। इसमें कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए, मेंस्ट्रुएशन नहीं आना चाहिए, मतलब आता नहीं है बेसिकली मेंस्ट्रुएशन, और इंटेंस ब्रेस्ट फीडिंग, ये 2 इसके कंडीशंस हैं। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, आपको कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, किसी डिवाइस की ज़रूरत नहीं है। इसके एक थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो यही है कि फेलियर हो सकता है। आपने बेसिकली क्या देखा, नेचुरल जो मेथड्स थे उनमें जो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है कि फेलियर हो सकता है। ठीक है, हम कोई श्योर नहीं है किसी चीज़ को लेके। अब आते हैं दूसरे मेथड की तरफ जो है बैरियर मेथड्स। इसमें क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है
स्पर्म को एंटर करने में कहाँ पे, फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, जिसकी वजह से क्या है, अगर स्पर्म एंटर ही नहीं करेगा तो फर्टिलाइजेशन तो होगी ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, अब इसके टाइप्स हैं कौन कौन से। फर्स्ट है कॉन्डम्स। ये आपको जो देखने को मिल रहा है दिस इज़ कॉन्डम, ये बेसिकली मेल कॉन्डम है, ये बेसिकली फीमेल कॉन्डम है। ठीक है, ये एनसीईआरटी के डायग्राम है इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिए। अब ये क्या है, ये रबर से या फिर लेटेक्स से बोल सकते हैं, इनसे बना होता है। ठीक है, इसको यूज़ किया जाता है मेल के द्वारा भी फीमेल के द्वारा भी। ठीक है, जो मेल का कॉन्डम है ये बेसिकली पेनिस को कवर करता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आता है, पेनिस आता है जिसको ये कवर कर रहा होता है, जो कि क्या करेगा, सीमन को कलेक्ट करेगा। अगर सीमन इसी के अंदर रह जाएगा, ठीक है, मीन्स अगर सीमन इसी के अंदर रह जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मतलब फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर तो नहीं जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी और कॉन्सेप्शन नहीं होगा, है ना, सिंपल सी यही बात है। तो इनका बेसिकली काम ही ये होता है। ठीक है, प्रिवेंट स्पर्म एंट्री। जो फीमेल कॉन्डम है उसको वजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है। ये क्या करता है, स्पर्म के लिए एक बैरियर का काम करता है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इससे क्या है, प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट होती है। ये इकलौता ऐसा मेथड है, क्या बोला मैंने, ये इकलौता ऐसा मेथड है जो कि प्रिवेंट करता है एसटीडीज़ को, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ को ये प्रिवेंट करता है। ठीक है, एड्स को प्रिवेंट करता है। उसके अलावा ये डिस्पोजेबल है और यूज़र प्राइवेसी को भी क्या है, इसमें ध्यान में रखा जाता है। अब आपकी एनसीईआरटी में एक ब्रांड दिया गया है, निरोध ही क्या है, एक पॉपुलर मेल कॉन्डम का ब्रांड है। ठीक है, अब आते हैं डायफ्राम्स। ये छोटे छोटे रबर के कप्स होते हैं, बेसिकली इनको फीमेल के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर इंसर्ट किया जाता है, जो क्या करते हैं, सर्विक्स को कवर करते हैं। काम इनका भी वही है कि फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते। ठीक है, अगर स्पर्म एग से नहीं मिलेगा तो ऑब्वियस सी बात है फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्विकल कैप्स। इनको भी क्या है, सर्विक्स के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पे भी सेम वही बात है, फर्टिलाइजेशन को स्टॉप किया जाएगा, फर्टिलाइजेशन को प्रिवेंट किया जाएगा। ठीक है, देन वॉल्स होते हैं, इनको क्या है, ये भी बैरियर डिवाइस हैं जिनको वजाइना के अंदर फिट किया जाता है। हमने कौन कौन से 4 बैरियर्स पढ़े, एक कॉन्डम्स, दूसरा डायफ्राम्स, तीसरा सर्विकल कैप्स, देन वॉल्स। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। अब उसके बाद है एडिशनल मटेरियल जो हम यूज़ कर सकते हैं इन बैरियर मेथड्स के साथ इफ़ेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, स्पर्मिसीडल जेलीज, यानी स्पर्म को मारने के लिए जो क्रीम्स होती हैं, स्पर्मिसीडल क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स, हम इनका भी क्या है, यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन काम है वो तो ये है ना कि फर्टिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, कंसेप्शन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए अगर हम स्पर्म को मारें तो चलता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देन थर्ड आते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे डिवाइसेस होंगे जिनको इंसर्ट किया जाएगा यूटरस के अंदर थ्रू वजाइना, वजाइना के थ्रू। अब इनको कौन कौन इंसर्ट कर सकता है, देखिए जो कॉन्डम्स थे, ठीक है, जो नेचुरल मेथड से, इनको तो आप खुद भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आईयूडीज़ होते हैं ये आप खुद नहीं कर सकते, आपको किसी क्वालिफाइड डॉक्टर या फिर एक्सपर्ट नर्स की हेल्प लेनी पड़ती है इनको इंसर्ट कराने में। ठीक है, अब आईयूडीज़ को की क्लासिफिकेशन देखते हैं। आईयूडीज़ को क्लासीफाई किया जाता है नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज़ में, कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़ में और हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ में। ठीक है, क्या बताया मैंने आपको, जो आईयूडीज़ हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो आपके सिलेबस में मेंशन है नॉन मेडिकेटेड आईयूडी का जो एग्जांपल है वो है लिपिज लूप, ये आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रखा है। देन सेकंड आते हैं कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज़। कॉपर रिलीजिंग, ये आपको एग्जांपल्स लर्न होने चाहिए, एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से, CUT यानी कि कॉपर टी, CU7 यानी कि कॉपर 7, मल्टी लोड 375। अब इन तीनों का मैकेनिज्म क्या है, ये बेसिकली इंक्रीज़ कर देते हैं स्पर्म की फेगोसाइटोसिस को। फेगोसाइटोसिस यानी कि स्पर्म को खा जाते हैं। ठीक है, देखिए
फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉपर आयंस को रिलीज़ करेंगे, जिनसे क्या होगा, स्पर्म की मोटिलिटी रिड्यूस हो जाएगी, जिससे सिंपली क्या होगा, जो इनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो इनका पूरा मैकेनिज़्म है। ठीक है, एक बार आइए इनकी फ़ोटो भी देख लीजिए। ये है कॉपर टी, जिसको विजाइना के अंदर इंसर्ट किया जाता है, सॉरी यूटेरस के अंदर इंसर्ट किया जाता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख भी सकते हैं अंदर क्या है, इसको इंसर्ट किया गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। हम है थर्ड टाइप की आईयूडी, जिसे बोलते हैं हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़। ये ऐसे आईयूडीज़ होते हैं जो कि क्या है, कॉन्स्टेंटली हार्मोन्स को रिलीज़ करते रहते हैं। ठीक है, इसके एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20। ये दो एग्जांपल हैं किसके, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज़ के। इनका मैकेनिज़्म क्या है, बेसिकली ये यूटेरस को अनसूटेबल बना देते हैं इम्प्लांटेशन के लिए, यानी कि इम्प्लांटेशन नहीं होने देते। ठीक है, उसके अलावा जो सर्विकल म्यूकस है उसको भी होस्टाइल यानी कि आक्रामक बना देते हैं, किसके लिए, स्पर्म्स के लिए। ठीक है, यानी कि ये भी डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये डायरेक्टली स्पर्म्स को मार सकते हैं। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने आपको, एक तो यूटेरस को अनसूटेबल बना देंगे इम्प्लांटेशन के लिए, दूसरा जो सर्विकल म्यूकस है उसको क्या कर देंगे, होस्टाइल कर देंगे स्पर्म्स के लिए। ठीक है, इससे क्या होगा, प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, आइडियल फॉर वोमेन हु विश टू डिले प्रेगनेंसी, ऐसी वोमेन के लिए अच्छा है जो कि प्रेगनेंसी को डिले करना चाहती है। ठीक है, या फिर टू बेबीज़ के बीच में स्पेस करना चाहती है, कि सपोज एक बेबी उनके पास है पहले, या उन्हें चाहिए कि दूसरा बेबी थोड़े गैप में हो। ठीक है, देन वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स इन इंडिया, ये क्या है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है इंडिया के अंदर। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं। ये हमने पढ़े 3 मेथड्स, अब चलते हैं चौथे मेथड की तरफ। अब हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि ये छोटी छोटी पिल्स हैं। ठीक है, इनके अंदर बेसिकली क्या होता है, स्मॉल डोजेज होती हैं हार्मोन्स की। कौन कौन से हार्मोन्स, या तो प्रोजेस्टेरोन अकेला भी हो सकता है, या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बो होता है। ठीक है, अब इसको कैसे लिया जाता है, इसको स्टार्ट किया जाता है जो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले के 5 डेज होते हैं, यानी कि जो मेंस्ट्रुएशन के जो डेज होते हैं। ठीक है, उन टाइम पे इसको क्या है, स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, यानी कि आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, कोई भी दिन हो मेंस्ट्रुएशन का, आप उस टाइम पे इनको स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको डेली के लिए क्या है, 21 डेज़ के लिए पिल्स लेनी है। ठीक है, अब 21 डेज़ आप क्या लेंगे, हार्मोन्स ले रहे हैं बेसिकली। ठीक है, देन उसके बाद क्या होता है, अगर आप चाहें नहीं, कुछ एक पिल्स ऐसी भी होती हैं जिनमें 7 डेज़ के लिए आपको आयरन पिल्स भी दी जाती हैं। ठीक है, क्या दी जाती है आपको, आयरन पिल्स दी जाती है 7 डेज़ के लिए, जिनको हम डमी पिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या बोला, जो आपके मेंस्ट्रुएशन के डेज़ हैं उनमें आपको इनको स्टार्ट करना है, लगातार 21 दिन तक इनको लेना है। ठीक है, उसके बाद ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, देन अगले महीने आपके पीरियड्स आएंगे, आपको दोबारा से उनको स्टार्ट कर देना है। ठीक है, लगातार 21 दिन तक लेना है। ठीक है, लेकिन कुछ एक ऐसे कॉम्बिनेशंस आते हैं आपके पास पिल्स के, कि आपको 21 दिन तक तो आपकी जो हॉर्मोन्स वाली टैबलेट्स हैं वो लेनी होती हैं, और लास्ट में जो आपके 7 डेज़ हैं उनमें आपको क्या है, डमी पिल्स दी जाती है, यानी कि आपको कुछ आयरन पिल्स दी जाती है। ठीक है, मैकेनिज़्म क्या है इनका, ये ओव्यूलेशन को और इम्प्लांटेशन को प्रिवेंट करती हैं। ठीक है, ये सर्विकल म्यूकस को ऑल्टर कर देती हैं, जिससे क्या है, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट कर देती हैं। ठीक है, ये इनका क्या काम होता है, क्योंकि ये ऑब्वियसली हार्मोन्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना हम एक तरीके से, तो यही काम होने वाला, आपको सोच लेना चाहिए इतना, है ना। अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ठीक है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम है। ठीक है, ये एक्सेप्टेड है वाइडली। अब आपके पास एक पिल होती है
जिसको हम सहेली पिल बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बताया था कि ये कहाँ पे बनाई गई थी। ये CDRI लखनऊ में इसको बनाया गया था। ठीक है, ये एक इकलौती ऐसी पिल है जो कि नॉन स्टेरॉइडल है। ठीक है, ये नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है जिसको 1 वीक में 1 बार ही लेना होता है, यानी कि 1 हफ्ते में 1 बार ही लेंगे आप इसको। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, फ्यू साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके, और जो इसका कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू जो है इसकी वो बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, ये नीट की फेवरेट लाइन है। कौन सी? यही जो लास्ट की 2-3 दी गई है ना। नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन है, 1 हफ्ते में 1 बार ही ली जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम है और हाई कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसको बनाया किसने था? CDRI ने बनाया था। ये कहाँ पे लोकेटेड है? लखनऊ में। ठीक है, हम चलिए आगे चलते हैं इंजेक्टेबल्स एंड इम्प्लांट्स की तरफ। ये बेसिकली क्या होती हैं? ये छोटी छोटी सिलिकॉन्स की पाइप्स बोल सकते हैं आप इनको। ठीक है, सिलिकॉन्स की रॉड्स होती हैं। आपको देखने को भी मिल रही है कि ये जो छः आपको देखने को मिल रही है, ये क्या है? सिलिकॉन्स की पतली पतली आपको रॉड दिख रही हैं। इनके अंदर क्या है? इनके अंदर हार्मोन्स फिल हैं। कौन कौन से हार्मोन? या तो इनके अंदर अकेला प्रोजेस्टेरोन मिलेगा या फिर प्रोजेस्टेरोन के साथ एस्ट्रोजन भी मिलेगा। ठीक है, अब इनको क्या किया जाता है? जो आपका हैंड या फिर जो आपकी आर्म है उसका जो इनर पोर्शन होता है, जो आगे वाला जो पोर्शन होता है उसका, यू कैन से जो वेंट्रल पोर्शन है, उसमें क्या है? इनको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आराम से क्या करेंगे? ये आराम से हार्मोन्स को रिलीज़ करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबक्यूटेनियस इम्प्लांट है ये। इनका मैकेनिज़्म क्या है? सेम ओरल पिल के जैसे ही ये काम करती हैं। रिमेन इफ़ेक्टिव फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे टाइम के लिए क्या है? इफ़ेक्टिव रहती है। इनका अलग अलग टाइम भी आता है। जैसे कुछ एक इम्प्लांट्स होते हैं जो 3 मंथ्स के लिए इम्प्लांट किए जाते हैं, कुछ एक ऐसे होते हैं जो 6 मंथ्स के लिए इम्प्लांट किए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग टाइम पीरियड होता है इनका। एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी होते हैं अब कुछ। ये क्या होते हैं? बेसिकली हाई डोज होती हैं। किस किस की? या तो प्रोजेस्टेरोन की हाई डोज या फिर प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन की हाई डोज। मीन सपोज आपने अनसेफ कोइटिस कर लिया, आपने अनसेफ इंटरकोर्स कर लिया। ठीक है, किन दिनों में? फर्टाइल डेज में, और आपको पूरे चांसेस लग रहे हैं प्रेगनेंसी के उस टाइम पे, बट आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते। ठीक है, तो जो एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, जो एमरजेंसी पिल्स हैं, इनको दे दिया जाता है 72 आवर्स के विद इन की इंटरकोर्स किया, और 72 आवर्स के अंदर क्या है? उसको दे दिया गया क्या? जो ये एमरजेंसी पिल्स हैं इनको दे दिया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा? अनवांटेड प्रेगनेंसी स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, स्पेशली आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स के बाद इनको दिया जाता है, या फिर रेप केसेस में इनको दिया जाता है, सो दैट प्रेगनेंसी ना हो। ठीक है, उसके बाद आते हैं सर्जिकल मेथड्स की तरफ। ये इनको हम स्टेरिलाइजेशन मेथड भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन है। अगर ये एक बार हो गया, एक बार आपकी सर्जरी होगी ना, तो उसको मतलब वापस से नॉर्मल करना बहुत लगभग इम्पॉसिबल ही होता है। ठीक है, ये बेसिकली उस टाइम पे रिकमेंड करी जाती है जब आपकी जो फैमिली है वो कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या है? ये गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से क्या है? फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। अब आइए देखते हैं वेसेक्टोमी मेल में की जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जो वॉस डिफरेंस है उसका छोटा सा पोर्शन काट दिया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा? जो स्पर्म्स हैं वो ट्रैवल करके आगे नहीं जा पाएंगे। ठीक है, तो डन थ्रो स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम पे छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है और फिर इसको सर्जरी को किया जाता है। देखिए आपको पता है ये मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है? यहाँ से स्पर्म बने और बनने के बाद ऐसे जाते हैं ना दोनों साइड से, लेकिन हमने क्या किया? हमने यहाँ से इसको काट दिया। ठीक है, काटने के बाद क्या है? इसको टाई कर दिया। अब इससे क्या होगा? जो गैमेट्स हैं वो आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अगर इंटरकोर्स भी होगा तो ऑब्वियसली
वहाँ पर क्या है, स्पर्म्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा ही सेम किया जाता है ट्यूबकोटॉमी, यानी कि फीमेल के केस में क्या किया जाता है, स्मॉल पोर्शन काट दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब का। आज हाइलाइटर को क्या हुआ, चलिए आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। जो फैलोपियन ट्यूब है उसका एक छोटा सा पोर्शन काट दिया जाता है और उसको टाई कर दिया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे किया जाता है, या तो छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है, या तो एब्डोमेन में, या फिर वजाइना के थ्रू इंसिजन किया जाता है। अब इससे क्या होगा, एग बनेगा लेकिन एग आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, यानी कि गैमेट्स की फॉर्मेशन तो होगी लेकिन गैमेट्स आगे ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। अगर ओवम ही प्रेजेंट नहीं है तो क्या फ़ायदा स्पर्म का ही आने का, है ना। तो फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा, इम्प्लांटेशन भी नहीं होगी, प्रेगनेंसी भी नहीं होगी, गेस्टेशन पीरियड भी नहीं होगा, चाइल्ड बर्थ भी नहीं होगा। तो ओवरऑल क्या है, पॉपुलेशन बढ़ने से रुक जाएगी, है ना। ये क्या है, हाईली इफ़ेक्टिव है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, रिवर्सिबिलिटी इज़ वेरी पुअर, आप इसको रिवर्सिबल नहीं कर सकते, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि एक बार आपने सर्जरी करा ली और 2-3 साल बाद आपको चाहिए कि हाँ हमारा कोई मतलब बेबी होना चाहिए, लेकिन बाद में ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाद में इनको जोड़ना मतलब लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। अब एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड शुड ऑलवेज बी डन आफ्टर कंसल्टेशन, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है उनका सिलेक्शन हमेशा कंसल्टेशन के बाद ही क्या करना चाहिए, ठीक है। आप कंसल्टेशन ले सकते हैं किसकी, क्वालिफाइड मेडिकल प्रोफेशनल्स की, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ की मेंटेनेंस के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है। इनका जो बेसिक पर्पस होता है वो प्रेगनेंसी को स्टॉप करने का, यानी कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने का, प्रेगनेंसी को डिले करने का, या फिर चिल्ड्रन के बीच में स्पेसिंग करने का होता है, ठीक है। इन मेथड्स का यूजुअली जो काम होता है वो पॉपुलेशन को ग्रो करने से रोकने को होता है, यानी कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने को होता है, ठीक है। लेकिन इनके क्या है, कुछ पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। वैसे तो ये जनरली सेफ़ होते हैं, लेकिन कुछ एक केसेस में नोज़िया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, ठीक है, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग हो सकती है, उसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकती है, उसके अलावा रेयर चांसेस हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर भी हो जाए। तो ये आपको सारे लर्न होने चाहिए कि वैसे तो ये नॉर्मली सेफ़ है, लेकिन इनसे क्या क्या हो सकता है, नोज़िया, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग एंड आपको ब्रेस्ट कैंसर तक हो सकती है, ठीक है। सो दिस वॉज टुडेज़ लेक्चर। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।